दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ हमारे खास शो खास मुलाकात में। आज हमारे साथ एक रियल हीरो मौजूद हैं, नॉट रियल हीरो। इनका नाम है आनंद तिवारी और इन्होंने इस साल 2022 15 अगस्त को कांग यात्से पर, जो कि बहुत लंबी चोटी है, वहाँ पे जाके इन्होंने हमारा तिरंगा लहराया सबसे ऊंचे में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। मैं ना शुरू से शुरू करूँगी, आपके अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कब शुरू किया? देखिए, पहाड़ों में जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो तो करीब 10 साल पहले ही हो गया था। लेकिन पर्वतारोहण की जो मैंने ट्रेनिंग शुरू करी वो मैंने अभी 2019 में अपना पहला कोर्स किया, जो कि एक इंस्टीट्यूट है निमास करके अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ से आप बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोफेशनल मेरा जो जर्नी है वो शुरू हुई। उससे पहले लेकिन ट्रैकिंग में करीब वही 10 से 11 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। तो 2017-18 में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को अब थोड़े ऊंचे पहाड़ चढ़ने हैं, मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो तब हाँ ना करते हुए 2019 में मैंने अपना पहला कोर्स किया। फिर वहाँ से फिर आप पहाड़ों से हो नहीं, लेकिन ये मतलब फर्स्ट थॉट कब आया ऐसा कि हाँ मुझे पहाड़ चढ़ना चाहिए? वो अगेन 10 साल पहले की ही कुछ बात है। मैं पहली बार लद्दाख गया था, 2011 या 12 की बात है। मेरे बड़े भाई आए थे अपने कॉलेज की छुट्टियों में। तो वो जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो वो मुझे भी अपने साथ ले गए। तो तब मैं पहली बार मैंने पहाड़ों को एक अलग नज़रिए से देखा, आप कह सकते हैं। वहाँ के लोगों को जाना, वहाँ की रियल जो सुंदरता होती है, असली जो सुंदरता होती है, जो आप एक थोड़ा टाइम बिताने के बाद ही महसूस करते हो, मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने देखी। तो वहाँ से मेरा आकर्षण शुरू हुआ पहाड़ों के टुवर्ड्स। और हाँ, मेरे ख्याल से यही पहला एक इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे पता था कि पहाड़ों के इर्द गिर्द ही मुझे अपनी जो ज़िंदगी है वो बितानी है। पहली बार पहाड़ कब चढ़ा आपने? मैं आप बोल सकते हैं एक प्रोफेशनल पहाड़ तो 2019 में ही कोर्स के टाइम में ही हमने एक्चुअल ट्रेनिंग ली पहाड़ पे, ग्लेशियर पे, जो आप बोल सकते हैं। वैसे ट्रैकेबल पीक्स जो होती हैं, आप जिसमें पैदल चल के जा सकते हैं पहाड़ के ऊपर, वो मेरे ख्याल से 2015 की बात है। 2015 या 16 में मैंने पहली बार उत्तराखंड में चढ़ा था, जहाँ से मुझे और इंस्पिरेशन हुई कि अब इससे ऊंचे वाले पहाड़ पे जाना। क्या फीलिंग थी वो जब आपने पहली बार पहाड़ चढ़ा, आप उतनी ऊंचाई पे थे, कैसा लगा आपको? वो फीलिंग को बयान करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये आप समझ सकते हो कितने लोगों ने ऐसा सवाल पूछा होगा। कभी मैं सही जवाब मुझे नहीं लगता मैं दे पाया हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही सरियल सी फीलिंग है, एक बहुत ही ऐसा आपको लगता है कि आप जब इतने बड़े पहाड़ के चोटी पे खड़े होते हो, पूरा पहाड़ आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होता है, तो आपको महसूस होता है कि आप कितने छोटे हो इस दुनिया में। कितनी चीज़ें हैं जो आपसे हज़ारों गुना, लाखों गुना बड़ी हैं। और तो उसमें क्या होता है, आपको, मुझे लगता है ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत स्थिर कर देते हैं, आपको बहुत हम्बल कर देते हैं। कि आपको लगता है, आपको ये महसूस होने लगता है कि और बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में आपसे भी, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते फिर, मुझे लगता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ है, तो पहाड़ों ने एक तरीके से वो किया मुझे। और वही फीलिंग वापस फील करने के लिए, वापस महसूस करने के लिए मैं बार बार जाने का कौन से कोर्सेज किए हैं आपने पहाड़ पे चढ़ने के लिए? तो वैसे क्या है, आपके बेसिक 4 एक कोर्सेज होते हैं जो हर माउंटेनियर को कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्पैन में कर लेने चाहिए। लेकिन 2 कोर्सेज जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कंपलसरी हैं आपको बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए, 6-7 हज़ार मीटर के ऊपर के पहाड़ चढ़ने के लिए। वो आपका पहला तो होता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, BMC बोलते हैं उसे, जो हमारे यहाँ मेन 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं।
उन पांचों में से आप कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं। मैंने जो किया था पहला बेसिक कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश से निमास से किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, जो कि सबसे यंग इंस्टीट्यूट है। कितने दिनों का होता है कोर्स? ये 28 दिन का होता है। क्या 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 सिखाते हैं? तो इसमें आपका एक तरीके से आप मान लीजिए एक तरीके का बीएससी ही करते हो आप माउंटेनियरिंग में, क्योंकि आप फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत मेजर पार्ट है उसका, जिसमें आप रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो क्राफ्ट, ये सब सीखते हैं, सर्वाइवल सीखते हैं। फिर आपका इन मेडिकल सेंस आपका फर्स्ट एड और डायग्नोसिस, सीपीआर, ये सब जो चीज़ें फर्स्ट एड के अराउंड हैं ये आप सीखते हैं। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है माउंटेनियरिंग के टूवर्ड्स। उसके बाद आपकी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पहाड़ों के बारे में। प्रॉपर एग्जाम्स होते होंगे? प्रॉपर हमारे फिजिकल एग्जाम्स होते हैं जो 2 से 3 दिन तक चलते हैं कम से कम। अलग अलग चीज़ों के उसमें रेस होती है, रन होता है, आपके क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, जैसे मैंने बताया, रॉक क्लाइंबिंग का टेस्ट, रिवर क्रॉसिंग का टेस्ट, जो भी चीज़ें आपको कराई गई हैं कोर्स में, उस हर चीज़ का एक एक टेस्ट होता है। फिर आपके रिटन टेस्ट होता है जो एक फाइनल टेस्ट होता है। उसमें आपका जनरल नॉलेज अराउंड माउंटेनियरिंग, बहुत कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एड के बारे में सब कुछ होता है। फिर आपका एक इंटरव्यू भी होता है प्रिंसिपल के साथ एंड में। तो ये बहुत ही लेवल्ड आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे। तो ये आपका 28 दिन बेसिक भी होता है और 28 दिन फिर एडवांस भी होता है। आपको अब ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें, अगर आप बेसिक में ए ग्रेड ले आते हैं, विच इज़ अल्फा ग्रेड, तो ही आप एडवांस कोर्स अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका बी आता है आपको वापस बेसिक करना पड़ेगा। तो वैसे ही एडवांस में अगर आपका ए आता है तो आप आगे के 2 कोर्सेज, जो सर्च एंड रेस्क्यू और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये 2 और कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर ए ग्रेड आता है। गवर्नमेंट के थ्रू आपको हेल्प मिलती है आप लोगों को? इनिशियली तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन भी अब इतनी हमारे देश की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि सरकार का ध्यान पर्वतारोहण की तरफ बहुत कम है। स्पोर्ट्स पे तो हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। अब ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, आप कुछ भी ले लीजिए, एशियन गेम्स, कुछ भी ले लीजिए, हमारा स्पोर्ट्स बहुत धीरे धीरे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है माउंटेनियरिंग अभी भी शैडोज़ में है, परछाई में है कहीं। लोग देख नहीं रहे हैं क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। और एक और चीज़ मुझे लगती है कि महंगा है ये स्पोर्ट, थोड़ा महंगा। आप एक बार पहाड़ चढ़ने में कितना खर्चा आ जाता है? अगेन डिपेंड करता है आप कैसा पहाड़ चढ़ रहे हैं, कौन सा पहाड़ चढ़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट में, इंडिया में भी अगर आप लें तो अलग अलग फ़ीस होती है। लद्दाख में कम फीस होगी, उत्तराखंड में ज़्यादा फीस होगी, तो ऐसा सेग्रीगेशन होता है। वो सरकार के मॉड्यूल जो उन्होंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग होता है। और फिर आप जहाँ जगह है उस जगह के आप गाइड लेते हैं या शेरपा लेते हैं, उनके पर डे कॉस्ट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो नेपाल में ज़्यादा महंगा है, 8,000 7,000 मीटर के पीक आपको चढ़ने हैं तो वो महंगे हैं। 5,000 6,000 के चढ़ने हैं तो उतने महंगे नहीं है, वो सस्ते, क्योंकि दिन कम लगते हैं, मैन पावर कम लगती है, तो फीस वैसे ही कम हो जाती है, परमिट सस्ता होता है। आपके जर्नी में कोई ऐसे हर्डल्स है जहाँ आपको लगा कि यार गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करती तो ज़्यादा बेटर रहता? बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में भी मैं वहाँ हूँ और मैं सोचता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे मेरे बहुत भाई और बहन माउंटेनियर्स, पर्वतारोही हैं जो एक हेल्प की ज़रूरत है, एक हेल्प का वेट करते हैं सरकार से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि मैंने जैसे बताया महंगा स्पोर्ट है, तो इतना तो देखिए सेविंग ना हमारी ना माँ बाप की होती है कि ऐसे लाखों रुपए हम एक महीने के उसमें एक्सपेडिशन में डाल दें और वो हो ना हो पता नहीं। तो सरकार की कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत हमें है आज की डेट में। आई थिंक पर्वतारोहण एज अ होल स्पोर्ट को है। सरकार के अपने तरफ से हैं बहुत चीज़ें, IMF है जो बहुत हेल्प भी करता है, लेकिन ऑब्वियसली IMF उतना रीच आउट नहीं कर पाता क्योंकि इतने लोग आजकल माउंटेनियरिंग में घुसे। तो आई थिंक स्कीम्स अगर निकालें, लोग अप्लाई कर पाएँ या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें सरकार निकाले। ये इस साल 2015 में वहाँ पे उतनी ऊंचाई पे जाके तिरंगा फहराने का ये आइडिया कहाँ से आया? मैं एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, लद्दाख में मैं 10 साल, वो पहली जगह थी जहाँ मुझे पहला
प्यार जो मुझे पहाड़ों की तरफ हुआ वो जगह थी। तो वो हमेशा मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ ये पहाड़ जो है कांग्यात्से, ये हमेशा सुना है मैंने, कांग्यात्से एक बहुत सुंदर पहाड़ है। तो मेरा बहुत मन था उसको देखने का पहले। फिर जब मैंने कोर्स वोर्स कर लिया तो मुझे लगा मुझे देखना नहीं, मैं जाऊँगा तो चढ़ूँगा जाके सीधा। तो पहली बार 2021 में, पिछले साल में गया था, सेम टाइम पे अगस्त एंड में। और मैंने अटेम्प्ट किया था वो अकेले नहीं, मतलब मैं और मेरा गाइड, बस हम 2 लोग थे। हमने अल्पाइन स्टाइल सिर्फ हम 2, बिना किसी और टीम के हम गए थे। कंप्लीट हुआ था वो? तो पिछले साल नहीं हुआ वो। अच्छा। हम समिट कैंप पे पहुंच गए जो 5900 मीटर कुछ पे है। वहाँ पे बहुत मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान, 16 घंटे बर्फ पड़ती रही। तो ऑब्वियस था कि हमें पहाड़ ही नहीं दिख रहा था आगे, तो हमें वापस आना पड़ा। तो जब मैं वापस आया तो ये तो तय था कि मैं वापस आऊँगा इस पहाड़ पे। तो उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया 2 महीने बाद इससे HMI से, जो कि दार्जिलिंग में है इंस्टीट्यूट। वहाँ मैंने डे 1 से अपने मित्रों को बोला था, देखो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगले साल फिर से, ये तो एक पहाड़ है ही है जिसको मुझे जाना है। एवरेस्ट और ये सब तो चलो सबका सपना है, लेकिन बहुत मुश्किल है पूरा करना। लेकिन ये मुझे पता मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिमिटेशन में है, तो ये तो मैं करूँगा। तो उसमें क्या हुआ, मेरे थोड़े 1-2 मित्र और जुड़ गए। तो उन्होंने फिर थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दिया कि थोड़ा टीम बड़ी होगी और एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स होंगे तो शायद इस बार अच्छा होगा। तो फिर हम फिर से इस साल हमने अटेम्प्ट किया। और 15 अगस्त का इसलिए आया क्योंकि अब थी हमारा प्लैटिनम जुबली है, और क्योंकि हमें एज माउंटेनियर्स हर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि हम कैसे अपने देश का नाम और ऊंचा कर सकें, कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकें बाकी यंग और नॉट इवन यंग बाकी माउंटेनियर्स के लिए इस फील्ड में। तो मैं सोचा क्या अलग कर सकते हैं, ये सबसे ऊंची पीक तो है नहीं दुनिया की या कुछ नहीं, तो क्या करें। तो हमने वही सोचा 15 अगस्त 75वें सालगिरह पे हमारे स्वतंत्रता के हम वहाँ पे अपना झंडा फहराएं। तो ऐसा शायद किसी ने, ऐसा मौका ही नहीं आया इससे पहले, तो इस मौके को क्यों ना हम पकड़ें और ऐसा कुछ रिकॉर्ड सेट कर दें जो ना कभी बन पाए वापस। तो वो मोटिवेशन लेके फिर हम इस बार गए और थैंकफुली। कितना टाइम लगा आपको चढ़ने में? देखिए पहले तो हमें बेस कैंप तक ट्रैक करना पड़ता है, तो उसमें हमें लगे 4 दिन। अच्छा। फिर बेस कैंप से हमें, आप मान लीजिए 3 दिन लगे समिट पहुंचने में। आप कैंप करते हुए जाते हो, 2 रात हमने कैंप किया और सेकेंड रात को ही हम लेट नाइट निकले समिट पुश के लिए, और सुबह हम 11 बजे 15 अगस्त को पहुंचे समिट, और वापस हमें आने में लगे और 3 दिन। तो आप मुझे लगा लीजिए अराउंड 10 दिन, 9 से 10 दिन हमें पूरा रोड, सड़क से लेके सड़क तक हमें 9 से 10 दिन लगे। अच्छा, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे हमारे ऑडियंस में अगर किसी को ऐसी इच्छा होगी कि यार मुझे पहाड़ चढ़ना है, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि पहले तो आप बेसिक कोर्स तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। बिना कोर्स के हम नहीं जा सकते ऐसा? आप टेक्निकल माउंटेन नहीं क्लाइंब कर सकते, जहाँ आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, रस्सी लगाने की, आइस एक्स यूज़ करने की, आइस जहाँ हो जनरली वहाँ आप नहीं कर सकते। आपको अलाउड भी नहीं होता, वैसे भी इट्स डेंजरस अगर आपको पता नहीं है। ट्रैकेबल, जैसे मैंने कहा, पैदल चल के जिस पहाड़ की चोटी पे पहुंच सकते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिक कोर्स तो मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ जिसको माउंटेनियरिंग एज ए प्रोफेशन भी नहीं करना, जो थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी करता है। मुझे लगता है बेसिक कोर्स सबको करना चाहिए, क्योंकि बेसिक कोर्स आपकी आंखें खोलता है कि पहाड़ों पे क्या दिक्कतें, क्या होता है, कैसे सर्वाइव करना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आप वो 28 दिन निकाल लोगे, बहुत लोग 28 दिन नहीं निकाल पाते, वो चले जाते हैं बीच में से। तो अगर वो आप बस 28 दिन पार कर लो, आप एक अलग, बहुत मेंटली, फिजिकली तो होगी, लेकिन मेंटली आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलते हो, ऐसा मेरा बिलीफ है। तो मुझे लगता है वो तो कर लेना चाहिए। फिर अगर लगे हाँ मज़ा आ रहा है और सीखना है, तो आप अपना डिसीजन लेकर एडवांस कोर्स ज़रूर करें।
क्योंकि मज़ा तो आएगा अगर आप थोड़ा ट्रैकिंग करते हो, मुझे ऐसा लगता है मज़ा तो आएगा, एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग फिर आफ्टर दैट। आपका कोई इंस्पिरेशन है, क्या इंस्पायर करता है आपको पहाड़ चढ़ने के लिए? जैसे हमने बात करी, वो जो इमोशन है जो पहाड़ चढ़ के या पहाड़ों में रह के जो आता है, जो महसूस होता है, वो इमोशन ऐसा है कि वो आपको बार बार फील करने का मन करता है। वो एक तो बहुत पर्सनल चीज़ होगी, लेकिन वैसे मेरे लाइफ में भी कुछ लोग हैं मुझे लगता है जो स्पेशली माउंटेनियरिंग के टुवर्ड्स मुझे इंस्पायर करते हैं। उनमें से एक मेरे बहुत चहीते मित्र हैं जो बहुत ही छोटी उम्र से चढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है वो मेरी लाइफ में एटलीस्ट, माउंटेनियरिंग के टुवर्ड्स पुश करने के लिए मुझे, और ट्रेनिंग देने, मतलब अपना सही गलत बताने के लिए, और क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए एक बड़े पहाड़ के लिए, वो बताने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और बाकी मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे सबसे पहले लद्दाख जो ले गए थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो वो आज तक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो मुझे बहुत पुश करते हैं कि कुछ नया प्रोजेक्ट ढूंढो, कुछ नया करो। तो आई थिंक ये दो लोग तो स्पेशली माउंटेनियरिंग के टुवर्ड्स मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं लोग। आपसे आखिरी सवाल कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है अभी आगे? आपने सोचा है कि अभी एवरेस्ट चढ़ना है या फिर और आगे कहाँ? बिल्कुल, आई थिंक कोई ऐसा माउंटेनियर नहीं है आज की डेट में जो मौका जाने देगा कि एवरेस्ट चढ़ना है। कुछ माउंटेनियर्स बोलते हैं एवरेस्ट किसको चढ़ना है वो, क्योंकि अब मुझे लगता है वो ज़्यादातर इसलिए बोलते हैं कि मौका नहीं है, पैसे नहीं हो पाते, जो मेरे साथ है। लेकिन मैं वो होप नहीं छोड़ रहा। मेरा बिल्कुल सपना है, मैं हर साल बोलता हूँ कि अगले साल जाऊँगा, लेकिन बहुत महंगा है। वही जैसे मैंने कहा आपको कि पर्सनली तो निकालना बहुत मुश्किल है, स्पॉन्सरशिप्स और सरकार ही है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो वो एफर्ट चलता रहता है। तो जिस दिन हुआ उस दिन सब छोड़ के मैं एवरेस्ट जाऊँगा। तो वो तो है ही मेरा सपना। लेकिन उसके आगे 8000 मीटर पीक्स बहुत हैं, वो सब चढ़नी है एक एक करके जितनी हो सके। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मेरा एक गोल है कि मुझे माउंटेनियरिंग जो है वो हमारे देश में थोड़ा और प्रमोट करना है। यंग जो बच्चे हैं स्पेशली पहाड़ों में जो रहते हैं, गाँव में या पहाड़ों के शहरों में भी, उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना इस प्रोफेशन के टुवर्ड्स, क्योंकि मुझे लगता है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर कोई होगा नहीं। और इंडिया में इतने पहाड़ हैं, हिमालयस हिंदुस्तान के इतने सुंदर हैं कि मुझे लगता है कि ये इन पहाड़ों को एक्सप्लोर करना और इन पहाड़ों के लोगों के थ्रू उस स्पोर्ट को प्रमोट करना, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा हमारे देश के आउटडोर कल्चर के लिए और स्पोर्ट्स को और यूनिक और आगे बढ़ाने के लिए। तो वो एक मेरा बड़ा फ्रेम ऑफ माइंड में मैं सोचता हूँ एक बड़ा गोल है कि बच्चों को और इंडियन माउंटेनियरिंग को प्रमोट किया जाए जिस भी तरीके से हो। कोई मैसेज देना चाहोगे आप आगे जो इसको परस्यू करना चाहते हो? जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको लगे फिजिकल है या आप क्रिकेट भी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हो, फुटबॉल भी खेलते हो, आप खेलने से तो ज़रूर शुरू करते हो, लेकिन फिर आप जब कोचिंग जाते हो आप चीज़ें, टेक्निक, टैक्टिक्स पढ़ते हो उन चीज़ों की, या समझते हो, पढ़ाई करते हो। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एजुकेशन ज़रूर लो पहाड़ों, क्योंकि स्पेशली आप अपनी जान के साथ खेलते हो पहाड़ों में, तो पढ़ाई एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। समझना सही गलत बहुत ज़रूरी है। वहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग करके आप बेसिक कोर्स ज़रूर करो, वहाँ से फिर बस फ्री होके सोचो क्या करना है एंड टेक इट स्लो। और आपको अपने फिज़िकल, मुझे लगता है कि लोग देखते हैं इतना मुश्किल है, अपना फिज़िकली फिट रखने में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि फिज़िकल से ज़्यादा अपने दिमाग को ट्रेन करिए, क्योंकि शरीर तो आ जाएगा खिंचा पीछे, दिमाग अगर उसको खींचने के लिए तैयार हो तो दैट्स माई एडवाइस। मैं यही बोलना चाहूँगा। और आई होप कि और बच्चे और यंगस्टर्स को लगे इसमें अपॉर्चुनिटी है और वो आए, जुड़े इस कम्युनिटी में, एंड वी कैन टेक माउंटेनियरिंग टू फॉरवर्ड हमारे देश में। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।